जय श्री राम बच्चों। जय श्री राम। क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर 3 मोशन इन अ प्लेन। लास्ट क्लास में मैंने तुम लोगों को क्या पढ़ाया था? मैंने तुम लोगों को डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करवा दिए हैं। अरे भाई याद है कि भूल गए? याद है? अब हम लोग चलते हैं चैप्टर को आगे लेकर। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन। यानी आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन। तो जहां भी तुम इस चैप्टर के नोट्स बना रहे हो ना, वहां पे लिख लेना रेड पेन से मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक सिर्फ इस चैप्टर में ही सबसे इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि इस पूरी बुक का पार्ट 1, पार्ट 2, 11, 12 का पूरा सिलेबस अगर मिला दो तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं, जहां से हर जगह क्वेश्चन आता है, उनमें से ये आता है। और मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में ये भी बताया था कि जब आप कोई डिफेंस के फील्ड में जाएंगे, एनडीए वगैरह एग्जाम क्रैक करेंगे, वो लोग बीटेक करवाते हैं, तो वहां भी वो इसके बारे में डिटेल में पढ़ाते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज हम ये स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें बता देता हूं बच्चों, चैप्टर का नाम क्या है? मोशन इन अ प्लेन। मतलब एक प्लेन पे मोशन हो रहा है। जो भी हो रहा है वो सारा का सारा मोशन कहां पर हो रहा है? एक प्लेन पे। मेरी बात समझ पा रहे हो? पिछले चैप्टर का नाम क्या था? मोशन इन अ लाइन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो आपने देखा होगा कि हम लोग पूरे चैप्टर में सिर्फ यही पढ़ रहे थे कि गाड़ी एक स्ट्रेट लाइन में जा रही है, या तो वो एक्सेलरेट कर रही है या वो एक्सेलरेट नहीं कर रही है, रिटार्ड हो रही है, और कुल मिला के वो स्ट्रेट लाइन में ही जा रही है। हाँ या ना? जितने भी न्यूमेरिकल आपने करे थे वहां पे याद करो, ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ही मूव कर रहा था। हाँ या ना? इस चैप्टर में ऑब्जेक्ट कहां पे मूव कर रहा है बच्चों? एक प्लेन पे। पर अभी तक कोई ऐसा एग्जांपल आया सामने? नहीं आया ना? तो अब मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चों। प्लेनर मोशन जो है वो दो टाइप का होता है। प्लेनर मोशन दो टाइप का है। या तो इसके अंदर आप पढ़ोगे प्रोजेक्टाइल, और दूसरा सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन, मुझे उम्मीद है कि सर्कुलर मोशन तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि ये प्लेनर क्यों है। समझ में आ गया? पंखा घूमता है, पंखा ऑन करो, पंखा गोल घूमता है, ऊपर देखो तो वो एक प्लेन पे ही तो घूम रहा है। हाँ या ना? या मान लो कोई चींटी है, आंट है, कोई कीड़ा है, वो इस बोर्ड पर एक सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है। तो जितने भी सर्कुलर मोशन होते हैं वो एक प्लेन पे ही लाई करते हैं। हाँ या ना? अब सवाल ये है कि प्रोजेक्टाइल मोशन जो है ये प्लेनर कैसे हुआ? बच्चों ध्यान से सुनो। तुमने कभी पत्थर वगैरह फेंका है? पत्थर, कोई ऑब्जेक्ट, अगर मान लो यहां से मैं कोई पत्थर फेंकता हूं तो जरा चेक करो, यहां से ऐसे जाएगा और ऐसे गिर जाएगा। हाँ या ना? पर जरा चेक करो, वो एक प्लेन पे ही तो है। जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनको मैं समझाना चाहता हूं कि अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट यहां से फेंकता हूं तो यहां से ऐसे करके जाएगा और सीधा एक लाइन, मतलब ये जो मोशन बना ये एक प्लेन पे ही तो लाई कर रहा है। ऐसा तो नहीं है कि कोई ऑब्जेक्ट मैंने सीधा फेंका और वो आगे जाके टर्न हो गया। मतलब यहां से मैंने कुछ फेंका और ये सीधा सीधा यहाँ जाते जाते इधर की तरफ मुड़ गया। ऐसा होता है? नहीं होता ना? तो मतलब कुल मिला के एक प्लेन पर ही रहेगा ऑब्जेक्ट। तो इसीलिए प्रोजेक्टाइल मोशन भी प्लेनर मोशन के अंडर ही आता है। अभी जब इसको पढ़ोगे डिटेल में तो अपने आप समझ में आ जाएगा। समझ में आ गया? प्रोजेक्टाइल भी दो टाइप का है बच्चों, एक्चुअली 3 टाइप का है। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, एंगुलर प्रोजेक्टाइल, और प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। समझ में आ गया? तो हमारे सिलेबस में हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है, हमारे सिलेबस में एंगुलर प्रोजेक्टाइल है, सीबीएसई में प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन नहीं है। तो हम लोग ये दोनों पढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन ये वाला पार्ट अभी हम नहीं पढ़ेंगे। अगर तुम लोग कहोगे तो मैं करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है।
तो ना क्वेश्चन यहाँ से आते हैं सबसे ज्यादा एंगुलर प्रोजेक्टाइल से। इतनी बात समझ में आ गई। और प्रोजेक्टाइल जब खत्म हो जाएगा उसके बाद हम पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन। करें शुरू आगे। तो सबसे पहले बच्चों मुझे ये बताओ प्रोजेक्टाइल, अच्छा कितने बच्चों के स्कूल में ये टॉपिक हो चुका है? हो चुका है, आता है थोड़ा बहुत। तो प्रोजेक्टाइल होता क्या है बच्चों, क्या होता है प्रोजेक्टाइल? कर्व लाइन बनाता है। कर्व लाइन बनाता है। और हाँ जी, हो गया स्कूल में? नहीं हुआ। अच्छा सुनो, प्रोजेक्ट देखो जब हम किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं ना तो वो ऐसा मोशन बनाता है, हाँ या ना? तो ये जो पाथ उसने बनाया है, इस पाथ को क्या बोलते हैं बच्चों? इस पाथ को प्रोजेक्टाइल नहीं बोलते। समझ में आ गया? वो जो ऑब्जेक्ट है ना जिसको हमने फेंका है उसको प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। और उसको भी प्रोजेक्टाइल आप तब बोलोगे जब आप उसको एक बार इनिशियल वेलोसिटी तो दे दोगे। फेंकने का मतलब क्या है? इनिशियल वेलोसिटी दे दी हमने, उसको इनिशियल वेलोसिटी दे दी, उसके बाद अब वो बस जाए जा रहा है आगे अपनी मर्जी से, और सिर्फ ग्रेविटी अपना रोल प्ले कर रही है और कोई बीच में दखलंदाजी नहीं कर रहा है। तो वो जो ऑब्जेक्ट है जिसको हमने फेंका है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल। समझ में आ गया सबको? तो प्रोजेक्टाइल इज नेम गिवन टू अ बॉडी। अब वो बॉडी कुछ भी हो सकती है। आपने पत्थर फेंका है, आपने मार्कर फेंका है, आपने बॉम्ब फेंक दिया, या कोई शेल चला दिया, या बंदूक से गोली फायर कर दी, या आपने भाला फेंका है, जैवलिन फेंका है, तो आपने कोई भी ऑब्जेक्ट फेंका हो, वो ऑब्जेक्ट बस इनिशियल वेलोसिटी आपने उसको एक बार दे दी जोर से फेंक के, अब वो जो जा रहा है वो जाए कहीं भी जाए, उस ऑब्जेक्ट को क्या नाम दिया गया है? तो सबसे पहले मुझे बताओ बच्चों प्रोजेक्टाइल क्या होता है? व्हाट इज प्रोजेक्टाइल? प्रोजेक्टाइल, तो ये डेफिनेशन बच्चों प्रोजेक्टाइल मोशन की नहीं है बल्कि किसकी है? सिर्फ प्रोजेक्टाइल की है। तो प्रोजेक्टाइल क्या है बच्चों? प्रोजेक्टाइल इज द नेम गिवन टू एन ऑब्जेक्ट which is thrown in space with some initial velocity। इसको इनिशियल वेलोसिटी देकर स्पेस में फेंक दिया गया है, एंड देन इट मूव्स under the influence of gravity alone। और उसके बाद ये ग्रेविटी के ही इन्फ्लुएंस में आगे जाएगा, यानी सिर्फ कौन अपना रोल प्ले करेगी? ग्रेविटी, बस। और बच्चों ऐसा भी तो हो सकता है, मान लो यहां से मैंने इस पेन को फेंका और हम जानते हैं कि ये ऐसे करके गिर जाएगा, हाँ या ना? पर ये बहुत चालाक पेन है, इसके अंदर कोई फ्यूल भरा हुआ है और इसमें इंजन लगा हुआ है, और ऐसा भी तो हो सकता है कि इसको मैंने फेंक तो दिया, अब इसके पीछे से रॉकेट देखे धुआं निकलता है, फ्यूल बर्न हो रहा है और ये उड़ने लग गया, ऊपर चला गया। इसको प्रोजेक्टाइल मानोगे? इसको प्रोजेक्टाइल नहीं मानेंगे। तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी अलोन विदाउट एनी या विदाउट, हाँ ठीक है, विदाउट एनी प्रोपल्शन बाय एनी इंजन और फ्यूल। तो ये कंप्लीट डेफिनेशन आ गई तुम्हारे पास प्रोजेक्टाइल की। आज के बाद ये बात याद रखना, प्रोजेक्टाइल उस पाथ को नहीं बोला गया है जिस पर वो चलकर जा रहा है, प्रोजेक्टाइल बोला गया है उस ऑब्जेक्ट को जो आप फेंक रहे हो, और वो कुछ भी हो सकता है। समझ में आ गया? हाँ, अगर आप उस ऑब्जेक्ट को अलोंग विद इट्स मोशन, न्यूमेरिकल्स, क्वेश्चन, फॉर्मूले, डेरिवेशन पूरा इंक्लूड करोगे तब टॉपिक का नाम बन जाता है प्रोजेक्टाइल मोशन। समझ में आ गया?
मतलब मोशन ऑफ दैट प्रोजेक्टाइल, मोशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। क्लियर हो गया बच्चों? एग्जांपल भी बता दो जल्दी से प्रोजेक्टाइल के। बुलेट फायर्ड फ्रॉम गन, इसको माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? जरा चेक करो, जब आप लोड करके फायर करते हो तो इनिशियल वेलोसिटी तो मिली उसको खाली, ऐसा तो नहीं है। तो बुलेट फायर्ड फ्रॉम गन, गन से गोली फायर करने के बाद सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी उसको मिलती है। ऐसा नहीं होता कि गोली जब आगे जा रही है तो उसका अंदर से धुआं निकल रहा है और वो और फ्यूल बर्न करके आगे जा रही है। तो क्या ये एग्जांपल माना जाएगा प्रोजेक्टाइल का? हाँ। नंबर 2, javelin thrown by an athlete, javelin thrown by an athlete। बच्चों ओलंपिक्स में नीरज चोपड़ा ने भाला फेंका था, याद है? नीरज चोपड़ा ने भाला फेंका था जेवलिन और वो बहुत दूर तक जाकर गिरा था। इसके लिए उसको क्या मिला था? स्वर्ण पदक या फिर सिल्वर? गोल्ड। हाँ तो जो भी है, जेवलिन जो भाला हम फेंकते हैं क्या वो भी प्रोजेक्टाइल मोशन माना जाएगा? हाँ। अरे आप इनिशियल वेलोसिटी के अलावा दे ही क्या रहे हो, और उसके बाद वो क्या कर रहा है? ऊपर तक जा रहा है और फिर नीचे गिर जाता है। हाँ या ना? अच्छा बच्चों और एग्जांपल बताओ। शेल फायर्ड फ्रॉम टैंक, टैंक से एक तोप का गोला छोड़ दिया। हाँ एक बच्चे ने भी कुछ और भी बोला था, बोलो क्या? बॉल थ्रोन, तो वो तो बहुत नॉर्मल हो गया ना। कर्व बनना जरूरी है, कुछ आएगा तो एक बच्चा कह रहा है कर्व बनना जरूरी है क्या? तो एक बात बताओ, कर्व क्या हम जान के बना रहे हैं? आप किसी भी ऑब्जेक्ट को फेंक के देखो वो ऑटोमेटिक कर्व ही बनाएगा। आप कोई भी ऑब्जेक्ट, आज पार्क में जाना, खाली पार्क होना चाहिए और देख लेना सामने कोई है तो नहीं, आप बॉल को जोर से फेंकना ऊपर की तरफ, तो कर्व हम बना रहे हैं जानबूझकर या अपने आप बन रहा है? अपने आप बन रहा है भाई, उसमें हमारा कोई रोल नहीं है। और क्यों बन रहा है बच्चों? क्योंकि आपकी दी हुई इनिशियल वेलोसिटी से उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आई, काइनेटिक एनर्जी की वजह से उसकी हाइट बढ़ी, एक टाइम पर आकर वेलोसिटी 0 हो गई, अब वो कहाँ जाएगा? नीचे, अपने आप कर्व बन जाएगा। समझ गए? और वो कर्व कौन सा कर्व बनेगा? पैराबोला, यानी कि पाथ कैसा होगा? पैराबोलिक। ठीक है? क्या ये जरूरी है ऑब्जेक्ट को हमेशा ऊपर ही फेंका जाए? अगर मैं सीधा हॉरिजॉन्टल फेंकूं तो मतलब अगर मैं गन से सीधा फायर करूं तो क्या होगा? मान लो ये इंसान खड़ा है और इसने अपने हाथ से रिवॉल्वर से चला दी गोली। रिवॉल्वर कैसे बनाते हैं बच्चों? जो भी है, अब ये गोली जो है आगे क्या जिंदगी भर सीधी जाती रहेगी? ये कभी ना कभी तो नीचे गिरेगी गिरेगी। क्या इसको प्रोजेक्टाइल माना जाएगा? सोच के जवाब दो, क्या इसको प्रोजेक्टाइल माना जाएगा? आप सिर्फ डेफिनेशन से चेक कर लो, ये प्रोजेक्टाइल माना जाएगा। डेफिनेशन में बस ये बोला गया था स्पेस में ऑब्जेक्ट फेंका जाना चाहिए विद सम इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी तो दी है मैंने इसको, तो ये गया और फिर नीचे गिर गया, तो ये भी प्रोजेक्टाइल माना जाएगा। तो इसका मतलब जरा चेक करो, मैंने यहाँ पर सबसे पहले ये लिखा है बुलेट फायर्ड फ्रॉम अ गन। मैंने उसमें ये नहीं लिखा कि ऊपर की तरफ करके गोली चलानी है, नीचे की तरफ या सीधा। या अच्छा बच्चों इसमें ये लिख सकता हूं, हॉरिजॉन्टल थ्रो ऑफ अ स्टोन फ्रॉम अ बिल्डिंग। मतलब ये बिल्डिंग है और आपने यहां पे खड़े होकर पत्थर को सीधा फेंका है। किधर फेंका बच्चों? सीधा। कहां जाएगा वो? समझ गए? ये भी प्रोजेक्टाइल माना जाएगा। समझ में आ गया? और कोई एग्जांपल है तुम्हारे पास? फूड पैकेट फॉलिंग फ्रॉम मूविंग एयरक्राफ्ट। कोई जहाज है, एयरक्राफ्ट है, वो उड़ रहा है और आपने वहां से क्या करा? फूड पैकेट को छोड़ दिया। तो मान लो ये रहा आपका एयरक्राफ्ट,
बच्चों मेरी गंदी ड्राइंग है पर काम चला लेना। थोड़ा लग रहा है असली जैसा? ये एयर इंडिया का है। यहां से आपने कोई पैकेट छोड़ दिया फूड का, तो अगर आपने पैकेट छोड़ दिया तो क्या वो सीधा नीचे जाएगा? अगर वो सीधा नीचे जाएगा तो प्रोजेक्टाइल नहीं माना जाना चाहिए। समझ में आया? लेकिन वो सीधा नीचे नहीं जाएगा, बल्कि वो कैसे जाएगा बच्चों? वो ऐसे ही जाएगा। पूछो क्यों? अरे पूछो भाई, क्यों? क्या ये एयरक्राफ्ट रेस्ट पर था? नहीं, ये ऑलरेडी मोशन में था। अगर ये ऑलरेडी मोशन में है तो इसके अंदर जो भी ऑब्जेक्ट है वो ऑलरेडी मोशन में हुए। अब आप पैकेट के नजरिए से देखिए, जब आप उसको छोड़ रहे हैं तो ऑलरेडी फ्लाइट मोशन में है, और छोड़ते टाइम उस पैकेट के पास इनिशियल वेलोसिटी है या नहीं है? तो जैसे ही उसको छोड़ा गया उसके पास क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी है, वो ऐसे करके तो गिरेगा, हाँ या ना? तो इसको क्या माना जाएगा? प्रोजेक्टाइल मोशन। बच्चों मुझे उम्मीद है कि तुम्हें प्रोजेक्टाइल मोशन समझ में आ गया होगा। आ गया समझ में? हाँ, कुछ पूछना है? पैकेट पीछे नहीं गिरेगा? पैकेट पीछे कैसे गिरेगा? फ्रिक्शन तो बताता हूं। अगर आप अपने नजरिए से देख रहे हो तो पैकेट जैसे ही आप छोड़ोगे ना, फ्लाइट तो आगे निकल जाएगी, पैकेट आपको दिखेगा कि पीछे चला गया, क्योंकि फ्लाइट तो बहुत तेज जा रही है। लेकिन पैकेट के नजरिए से देखोगे तो, अब आप पैकेट के नजरिए से देखो तो पैकेट को बस वो छूट गया कुछ इनिशियल वेलोसिटी के साथ, तो वो तो बेचारा ऐसे ही जाएगा ना। लेकिन तब तक फ्लाइट बहुत आगे निकल चुकी होगी, इसीलिए तुमको वो हमेशा ये दिखेगा कि पीछे रह गया। फ्लाइट तो बहुत तेज आगे जा रही है। समझ में आ गया? और रही बात एयर रेजिस्टेंस की, एयर रेजिस्टेंस हम अभी जो भी पढ़ रहे हैं इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। हमारा ये अजम्पशन है कि एयर रेजिस्टेंस और एयर फ्रिक्शन हम कंसिडर यहाँ पे नहीं करने वाले हैं, ठीक है? वैसे एयर फ्रिक्शन तो लगता ही है, लेकिन हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे। और कोई एग्जांपल आ रहा है तुम्हारे दिमाग में जो प्रोजेक्टाइल को और अच्छे से समझा सके? वाटर coming out from a hole या side hole of pipe or bottle। बच्चों चेक करो, मान लो ये कोई पाइप जा रहा है, तो आपने देखा कभी कभी होल हो जाता है उसमें, तो पानी उसमें से ऐसे उड़ के निकल रहा होता है, देखा है? या मान लो कभी पानी की बॉटल है कोई और उसके साइड में होल हो गया है, तो बच्चों वाटर वहां से कैसे निकलता है? तो क्या इसको प्रोजेक्टाइल माना जाएगा? हाँ, समझ में आ गया? तो ये सभी प्रोजेक्टाइल के एग्जांपल है। मुझे उम्मीद है तुम्हें समझ में आ गया होगा कि प्रोजेक्टाइल क्या होता है, लेकिन अभी हमने सिर्फ इसकी डेफिनेशन पढ़ी है। अब चलते हैं आगे। प्रोजेक्टाइल मोशन को समझने के लिए देखो, ये तो हो गई इसकी थ्योरी। अब इसको थोड़ा मैथमेटिकल टर्म्स में अगर हम जाके देखें तो डेरिवेशन, डायग्राम, ये सब आएगा, तो उसमें कहीं कोई बच्चा दिक्कत क्रिएट ना करे या दिमाग में कोई सवाल ऊट पटांग ना आए, उसके लिए पहले से ही कुछ अजम्पशंस को अज्यूम कर लिया गया है। अजम्पशंस, और ये तुम्हें भी याद रखना है, और अगर डेरिवेशन आती है तो लिख देना ये, ठीक है? एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लेक्टेड। एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लेक्टेड। बच्चों चेक करो, अगर आपने कभी साइकिल वगैरह चलाई है आंधी तूफान में, सामने से हवा आ रही है और आप साइकिल चला रहे हो, तो आपने महसूस किया होगा बहुत ताकत लगती है साइकिल चलाने में, चलना भी मुश्किल हो जाता है उस टाइम पे, हाँ या ना? अगर आपके ऊपर इतना एयर रेजिस्टेंस लग रहा है और आप ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हो, तो हवा तो हर जगह है, तो एयर रेजिस्टेंस तो ऑब्जेक्ट पे लगी रहा होगा, तो एक्चुअली उसको जितना दूर जाना चाहिए वो उससे पहले ही गिर जाएगा, हाँ या ना? लेकिन हम यहां पर ये चीजें कंसिडर नहीं करते। समझ में आ गया? कर्वेचर ऑफ अर्थ इज नॉट कंसिडर्ड। हम अर्थ के कर्वेचर को भी कंसिडर नहीं करते, क्योंकि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को इतना तेज
या इतना दूर नहीं फेंक रहे हैं। बच्चों जरा ध्यान दो, अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट आप फेंकते हो तो ज्यादा से ज्यादा कितनी दूर तक गिरेगा जाके? आप अपने हाथों से कोई ऑब्जेक्ट को फेंको, पार्क के अंदर ही रहेगी बॉल, पार्क से बाहर नहीं भेज पाओगे आप। ज्यादा से ज्यादा भेज दोगे तो थोड़ा दूर चली जाएगी। अच्छा, गन से फायर करोगे तो मान लेते 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर चली जाएगी। तो 4 किलोमीटर तक अर्थ तो एकदम फ्लैट है ना, अर्थ तो सीधी है। क्या कोई ऑब्जेक्ट आप इतना जोर से फेंक सकते हो? जरा सोच के बताओ बच्चों, आप कोई ऑब्जेक्ट इतनी तेज फेंक सकते हो कि आप यहां पे खड़े हो अर्थ पे, आपने ऑब्जेक्ट को इतनी तेज फेंका कि वो इधर आ गया? सोच के देखो, इनिशियल वेलोसिटी देनी है बस, इंजन या प्रोपल्शन उसमें नहीं होना चाहिए। तो अर्थ के एक एंड से दूसरे एंड पे ऑब्जेक्ट जाके गिर गया, इतना तेज फेंक सकते हैं हम? अभी तक तो ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि इनिशियल वेलोसिटी देकर बस छोड़ दो और इतनी दूर कोई ऑब्जेक्ट चला जाए। हाँ या ना? कितना भी तेज आप फेंको वो इतना ही दूर जाके गिरेगा कि बस अर्थ वहां पर फ्लैट ही अज्यूम होगी। हाँ या ना? समझ में आ गया? तो इसका मतलब हम अर्थ के कर्वेचर को कंसीडर नहीं करते, क्योंकि हम तो ये वाला प्रोजेक्टाइल पढ़ रहे थे। ये क्या हो गया भैया? इसका तो यहाँ पे अर्थ का सरफेस ही कर्व हो गया। समझ में आ गया? तो इस तरीके की चीजें हम कंसीडर नहीं करेंगे। नंबर 3, रोटेशन ऑफ अर्थ इज नॉट कंसीडर्ड। बच्चों, हम अर्थ के रोटेशन को भी कंसीडर नहीं करेंगे। ऐसा मान लो कि यहां से कोई ऑब्जेक्ट फेंका गया, ये एक देश है, इसको मान लेते हैं यूक्रेन। अगर मेरी वीडियो वायरल हो गई ना तो मेरे ऊपर कोई वो ना लग जाए स्ट्राइक। कोई एक्स कंट्री मान लेते हैं, ये कंट्री है एक्स, पाकिस्तान, और ये कंट्री है कोई दूसरी, इंडिया। समझ में आया? अब इन्होंने ये सोच रखा है कि मुझे इंडिया पे बम गिराना है, और इन्होंने प्रोजेक्टाइल पढ़ा नहीं है, तो इन्होंने कुछ ऐसी कैलकुलेशन करी कि इन्होंने बम गिराया, इन्होंने सोचा इंडिया पे पक्का गिर ही जाएगा। पर हम जानते हैं कि बच्चों अर्थ रोटेट हो रही है, तो अर्थ अगर ऐसे रोटेट हो रही है, जरा सोचो, अर्थ रोटेट हो रही है तो जितनी टाइम में ये ऊपर से होकर यहाँ आएगा अर्थ रोटेट होगी, तो ये एक्स वापस से कहां पर आ जाएगा? यहाँ पे आई आ जाएगा, तब तक यहाँ पे तो वो बम इन्होंने छोड़ा था और इनके ऊपर गिर जाएगा आगे। हाँ या ना? या मान लो किसी और कंट्री पे गिर गया जाके, तो उससे लड़ाई हो जाएगी अलग से। तो पहले एक से लड़ाई थी, अब 2 से हो गई। समझ में आ गया? तो इसीलिए हम अर्थ का रोटेशन भी कंसीडर नहीं करते यहाँ पे। यहां तक क्लियर है सबको? और चौथी चीज ये कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी remains same at all points during the motion of projectile, जो कि बहुत कॉमन सी बात है। पूरे समय में जब तक प्रोजेक्टाइल हवा में है, मतलब जब से फेंका गया है, जब तक वो गिरेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है? g, स्मॉल g 9.8 होती है उसकी वैल्यू, वो हमेशा सेम ही रहेगी, वो चेंज होने वाली नहीं है। समझ में आ गया? जो कि बहुत ही बेसिक बात है, मेरे ख्याल से सबको पता होगी। तो ये प्रोजेक्टाइल के बारे में मैंने तुम्हें ऑलमोस्ट थ्योरेटिकल बातें सारी बता दी हैं। अब चलते हैं आगे डेरिवेशन वाले पार्ट पे। करें स्टार्ट? तो बच्चों, मैंने आप लोगों को बताया था प्रोजेक्टाइल हमें 2 तरीके से पढ़ना है, हॉरिजॉन्टल और एंगुलर। आज हम लोग हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल पढ़ने जा रहे हैं। करें शुरू बच्चों? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, इसकी कोई डेफिनेशन वगैरह नहीं है। अगर आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन horizontal to the surface of earth, then the object is called horizontal projectile. लिख दूं क्या? When an object
when an object thrown horizontal to the surface of earth then it is called horizontal projectile. क्लियर हो गया ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है. अब जरा इसका डायग्राम समझते हैं कि ये होता कैसे. बच्चों मान लो ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है. x एक्सिस का मतलब क्या है बच्चों? अर्थ का सरफेस. इसको हम क्या मान रहे हैं? अर्थ का सरफेस. और ये y एक्सिस क्या है बच्चों? हाइट. और मान लेते हैं इतनी हाइट से, यानी कि यहां से कोई ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टली सीधा आगे फेंक दिया गया है. समझ गया? समझ में आ गया? तो अगर मैं इसको सीधा आगे फेंक दूंगा तो ये कहां जाएगा? ये पक्का ऐसे गिरेगा. हाँ या ना? तो ये बन गया हमारा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल. एक सेकंड बच्चों, थोड़ा काम सफाई से करते हैं. ये बन गया हमारा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल. अब तुम लोग मुझे हाँ या ना में जवाब देना. बच्चों इसकी हाइट को हम क्या मान रहे हैं? y. इसकी टोटल हाइट हमने क्या मान ली बच्चों? y. ये ओरिजिन है. यहां से लेकर यहां तक हॉरिजॉन्टली, मान लो आप बिल्डिंग पे खड़े हो, आप यही तो देखोगे ना पत्थर पे कि कितना दूर तक गया. आप यही तो जानना चाहते हो ना कि कितनी दूर गया मेरा पत्थर. तो इसको बोलते हैं हम लोग रेंज. क्या बोलते हैं बच्चों? व्हाट डू यू मीन बाय रेंज? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड रेंज. ऑब्जेक्ट ने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर किया, इसको क्या बोलते हैं? रेंज. अच्छा बच्चों, हमने इसको सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी ही तो दी थी. जरा चेक करो, हमने इसको क्या दिया था? इनिशियल वेलोसिटी. और इनिशियल वेलोसिटी कौन से एक्सिस में दिया आपने? एक्स एक्सिस में या वाई एक्सिस में? सिर्फ एक्स एक्सिस में. यानी कि मैं यहां पे लिख देता हूं, देखो आर क्या है? रेंज. वाई क्या है? टोटल हाइट. और यू क्या है? इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी. क्या आपने ऑब्जेक्ट को कोई वर्टिकल वेलोसिटी दी? वर्टिकल वेलोसिटी मतलब ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ? उसके पास कोई ऐसी वेलोसिटी नहीं है जिसकी वजह से वो ऊपर या नीचे जाए. तो फिर सर ये नीचे क्यों जा रहा है? क्योंकि ग्रेविटी लग रही है. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो लगी रही है ना. तो बच्चों जी यहां पर क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. समझ में आ गया? तो सबसे पहले देखो बच्चों, अगर मान लो मैंने इतनी हाइट से इसको हॉरिजॉन्टली फेंका है तो जरा चेक करो इसके पास. अच्छा इसकी डेरिवेशन जो है ना, चाहे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल पढ़ो या एंगुलर, एक बात याद रखना, हम लोग हॉरिजॉन्टल मोशन को और वर्टिकल मोशन को अलग अलग ही पढ़ेंगे. हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोशन को अलग अलग ही स्टडी करेंगे, एक साथ मिला के नहीं कर सकते. समझ में आ गया? तो बच्चों जरा चेक करो, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी गई है, वर्टिकल वेलोसिटी नहीं दी गई है. अच्छा हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन कितना है? 0. हॉरिजॉन्टल जब आपने फेंका इसको तो एक्सेलरेशन उसमें है? नहीं है. लेकिन वर्टिकल मोशन में एक्सेलरेशन है. हाँ जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वजह से वो नीचे आ रहा है. समझ में आ गया? तो सबसे पहले हम क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चों? सबसे पहले मान लो हम पढ़ने जा रहे हैं ट्राजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी. इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी. बच्चों ट्राजेक्टरी का मतलब क्या होता है? ट्राजेक्टरी वो पाथ होता है जिस पर चलकर प्रोजेक्टाइल गया है. तो प्रोजेक्टाइल इस पूरे पाथ पर चलकर गया, तो ये जो पाथ आपको नजर आ रहा है ये क्या है? ट्राजेक्टरी. तो इसकी कोई इक्वेशन होगी, वही हम पढ़ने जा रहे हैं. तो बच्चों देखो हॉरिजॉन्टल मोशन की अगर हम बात करें, जरा चेक करो, हॉरिजॉन्टल मोशन की अगर हम बात करें तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. ये फॉर्मूला लगेगा या नहीं? ये फॉर्मूला लगेगा या नहीं? जब एक्सेलरेशन, देखो हॉरिजॉन्टल मोशन में एक्सेलरेशन कितना है? 0.
हॉरिजॉन्टल मोशन में एक्सेलरेशन 0 है। और लास्ट चैप्टर में ही मैंने तुम्हें बताया था जब एक्सेलरेशन नहीं होता तो हम लोग सिंपल से ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो हॉरिजॉन्टल मोशन में स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हॉरिजॉन्टल स्पीड क्या है बच्चों? u। और डिस्टेंस कितना कवर करा है इसने बच्चों? मान लो x। अच्छा, इस पाथ की अगर आपको इक्वेशन चाहिए तो इस पाथ पे रैंडमली कोई एक पॉइंट ले लूं। आप एक बात बताओ, कोई भी कर्व कब बनता है? जब बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स को जोड़ा जाता है, हाँ या ना? सर्कल की डेफिनेशन क्या है? लोकस ऑफ ऑल दोस पॉइंट्स व्हिच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट कॉल्ड सेंटर। उन सभी पॉइंट्स को जोड़िए जो समान दूरी पर है सेंटर से। तो पॉइंट्स को जोड़ने पर ही तो कर्व मिलेगा। तो इसकी इक्वेशन तभी तो आएगी जब आप बहुत सारे पॉइंट्स को जोड़ोगे। तो मैंने रैंडमली कोई एक पॉइंट ले लिया और मैंने मान लिया कि इस समय ऑब्जेक्ट कहां जा रहा है? इधर। अब इस समय इसके पास दोनों वेलोसिटी है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी है, मान लो उसको हम बोलते हैं vx, और वर्टिकल वेलोसिटी भी है, मान लेते हैं उसको हम बोल रहे हैं vy। अगर ये इसके पास दोनों है तभी तो ये देखो इसके बाद आगे भी जा रहा है और नीचे भी जा रहा है। इसका मतलब इसके पास दोनों कंपोनेंट है, हाँ या ना? और इस समय इसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर कर लिया है? x। और वर्टिकल मोशन इसने कितना कवर कर लिया है? यहां से यहां तक मान लो, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो गया? y। और इस पॉइंट को हम क्या नाम दे रहे हैं बच्चों? P। तो हम किस पॉइंट की बात कर रहे हैं? हम P पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल मोशन को देखा जाए तो एक्सेलरेशन 0 है, तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितनी है? u। डिस्टेंस अभी तक कितना कवर करा उसने? हॉरिजॉन्टल x। और टाइम कितना लगा? मान लो t। तो यहां से टाइम की वैल्यू कितनी आ गई? x अपॉन u। बच्चों बात समझ में आई या नहीं? यानी पत्थर को या ऑब्जेक्ट को, प्रोजेक्टाइल को यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगा? t। अब यहीं पर मान लो मैं कंसीडर करने जा रहा हूं वर्टिकल मोशन। वर्टिकल मोशन बच्चों, वर्टिकल मोशन में इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0। और एक्सेलरेशन कितना है? +g, क्योंकि ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है। जब आपने फेंका था तो वर्टिकल मोशन कोई था उसके पास? वर्टिकल वेलोसिटी थी? नहीं थी। यानी वर्टिकल वेलोसिटी वाला कंपोनेंट 0 है और एक्सेलरेशन यहां पर है। तो आप कौन सी इक्वेशन लगाओगे? ये इक्वेशन लगाओगे। ये तब लगाते हैं जब एक्सेलरेशन 0 होता है। तो आप इक्वेशन लगाओगे s = ut + ½ at²। तो बच्चों s मतलब डिस्प्लेसमेंट। चेक करो वर्टिकल में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ अभी तक? y = ut। u की जगह 0 क्यों डाला मैंने? क्योंकि वर्टिकल वेलोसिटी वाला कंपोनेंट तो 0 है, प्लस ½ gt²। तो y की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? ½ gt²। बच्चों एक बात बताओ, इस ऑब्जेक्ट को यहां तक पहुंचने में जितना टाइम ऐसे में लगा उतना ही टाइम ऐसे में लगा होगा। चेक करो, क्योंकि अभी ऑब्जेक्ट यहां पर है। तो चेक करो यहां से यहां तक पहुंचने में जितना टाइम लगा उतना ही टाइम यहां से यहां तक पहुंचने में लगा, क्योंकि आगे तो तेजी से जा रहा है पर नीचे धीरे धीरे आ रहा है, तो टाइम तो उतना ही लगा होगा। यानी ये वाली t की वैल्यू अगर मैं यहां पुट कर दूं तो कोई दिक्कत? तो y = आ गया हमारे पास ½ g। t की जगह क्या पुट कर देंगे? x/u²। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? gx² / 2u²। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई ट्राजेक्टरी की। ट्राजेक्टरी की इक्वेशन क्या आ गई बच्चों? y = g/2u² x²। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी। कॉपी में नोट डाउन कर लेना। समझ में आ गया? दूसरी बात बच्चों जरा चेक करो, अगर मैं, क्योंकि देखो g क्या है? कांस्टेंट है। 2 क्या है? u, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी आपने जो भी दी है वो एक बार दी है, वो फिक्स हो गई, वो वेरिएबल नहीं है। तो जरा चेक करो ये सारी वैल्यूज कांस्टेंट। अगर मैं इसको p नाम दे दूं तो y = क्या हो गया? tx²।
जहां पर कि हमने p को क्या मान लिया बच्चों, p को हमने क्या मान लिया, g अपॉन 2u²। इसके अंदर ये वाला जो पार्ट है इसको हमने p मान लिया और यहां पुट कर दिया, ये आ जाएगा। और ये इक्वेशन बच्चों किसकी है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। इससे हमें पता चला कि जो भी पाथ बनेगा वो पैराबोलिक होगा। कोई दिक्कत, सबको समझ में आ गया। और ये इक्वेशन किसकी है बच्चों, इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी। कोई दिक्कत, सबको समझ में आ गया। तो तुम लोग ऐसे मत लिखना जैसे मैंने लिखा है, थोड़ा सफाई से लिखना। पहले लिखना है पॉइंट P हॉरिजॉन्टल मोशन वाला पार्ट, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देना। उसके बाद वर्टिकल मोशन वाला पार्ट, उसमें इसको नाम दे देना ट्राजेक्टरी इक्वेशन, ये, और उसको बॉक्स के अंदर मार्क कर लेना। क्लियर हो गया, चले आगे। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। जब मैंने यहां से ऑब्जेक्ट को फेंक दिया तो यहां से लेकर ये गया 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 नीचे टकरा गया, तो यहां से छोड़ने के बाद गिरने तक ये कितनी देर तक हवा में रहेगा, स्पेस में रहेगा, कुछ टाइम लगेगा। उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, नंबर 2 टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट यानी टी। इसको डिफाइन कर लोगे, डिफाइन भी मैं ही करूं बच्चों। तुम सबके पास एक बुक है एसएल अरोरा, हाँ या ना, उसमें इन सबकी डेफिनेशन दी हुई है। और जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो लिख सकते हैं, व्हाट इज द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, इट इज द टोटल टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल व्हेन इट इज इन स्पेस। समझ में आ गया, समझ में आ गया, मतलब टिल जब तक ये अर्थ के सरफेस से हिट नहीं हो जाता, तो जो भी टाइम लगा उसको बोलते हैं टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। देखो डेफिनेशन कोई नहीं पूछने वाला, आपके पास न्यूमेरिकल आएगा, यहाँ पे जो फॉर्मूला आने वाला है वो याद रखना। डेरिवेशन आएगी तब भी वो फॉर्मूला आएगा, न्यूमेरिकल आ गया तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज होगा। फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए क्या करूंगा, हम लोग यहाँ पर बच्चों कंसिडर करेंगे वर्टिकल मोशन। वर्टिकल मोशन में बच्चों चेक करो इक्वेशन कौन सी लगेगी, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at², हाँ या ना। अब टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट की बात हो रही है तो यहां से लेकर यहां तक पूरे की टोटल की बात हो रही होगी, हाँ या ना। टोटल हाइट मान लो इसकी है h, इसको बच्चों टोटल हाइट को h मान लेते हैं। तो जरा चेक करो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बच्चों, वर्टिकल मोशन की बात हो रही है ना, तो भैया आप सब कुछ वर्टिकल में सोचो। तो वर्टिकल टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, वर्टिकल में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, y सॉरी h, ut इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल में है ही नहीं, हाँ या ना। टाइम कितना लगा, टोटल टाइम हमने t माना हुआ है, प्लस हाफ g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वर्टिकल में g है, और t का स्क्वायर, टोटल टाइम को हमने क्या माना हुआ है t। कोई दिक्कत बच्चों, क्या आ गया चेक करो, ये तो खत्म हो गया। हाफ जी टी स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, g नीचे आ जाएगा, t² इज इक्वल टू 2h/g। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी इक्वल टू √2h/g। समझ में आया कि नहीं, क्लियर हो गया। ये फॉर्मूला याद रखना, देखो डेरिवेशन आएगी मान लो अगर, और आपको फॉर्मूला ही याद नहीं है, आपने पता नहीं क्या डिराइव कर दिया, आपको पता लगेगा कि वो सही है या गलत है। और न्यूमेरिकल आ गया तो तब तो डायरेक्ट यही यूज होगा, तो ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा किसी भी कीमत पे। कोई दिक्कत, चले आगे। इसके बाद बच्चों आगे चलते हैं, अब हम फाइंड करने जा रहे हैं रेंज। हर कोई रेंज फाइंड करने में इंटरेस्टेड होता है, समझ में आ गया। अगर 2 बच्चे छत पर खड़े हैं और पत्थर फेंक रहे हैं तो वो यही बोलेंगे कि देखते हैं किसका पत्थर दूर तक जाता है। तो हम क्या फाइंड करने जा रहे हैं, रेंज नंबर 3, इसको R से डिनोट करते हैं। रेंज की डेफिनेशन क्या लिखोगे, इट इज द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। लिख लोगे या लिख के दूं, समझ गए।
मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, हॉरिजॉन्टली वो कितना दूर गया। तो फिर क्यों ना बच्चों हॉरिजॉन्टल वाला पार्ट सॉल्व किया जाए। हॉरिजॉन्टल मोशन, तो बच्चों हॉरिजॉन्टल मोशन में एक्सेलरेशन कितना है, 0। फॉर्मूला क्या लगेगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड कितनी है हॉरिजॉन्टल में, u। डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया हॉरिजॉन्टल में, r। टाइम कितना लगा, टोटल टाइम। टाइम कौन सा वाला लोगे, टोटल टाइम। तो बच्चों r इज इक्वल टू कितना हो गया, u इंटू टी। और टोटल टाइम अभी अभी हमने क्या फाइंड किया था बच्चों, 2h/g। याद है कि भूल गए, ये हमारे पास रेंज आ गई। नहीं आ रहा समझ में, नहीं आ रहा समझ में, तो ये हमारे पास रेंज हो गई। हॉरिजॉन्टल मोशन कंसीडर करोगे, एक्सेलरेशन 0 है, वही कॉन्सेप्ट है, वैल्यू पुट करनी है। तो जब हॉरिजॉन्टल में टोटल टाइम लोगे ना, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट में, तो टोटल यहां तक गिरा ना ऑब्जेक्ट, तो टोटल टाइम ऐसे में भी देखो टोटल टाइम उतना ही है, और अगर आप ऐसे में देखोगे तो भी टाइम उतना ही लग रहा है। समझ में आ गया। तो ये हो गया आपके पास रेंज का फॉर्मूला। चले आगे। अगर किसी ने ये पूछ लिया व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे रैंडमली, अचानक से, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहीं पे भी उस प्रोजेक्टाइल की ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बताइए, तब क्या करोगे। यानी टॉपिक का नाम समझ गए ना, नंबर 4 वेलोसिटी of projectile at any instant of time। समझ गए। तो पहले आपको रैंडमली इस मोशन में कोई एक पॉइंट कंसीडर करना होगा। तो बच्चों चेक करो, यहां पर एक बना बनाया पॉइंट ए रहा, हाँ या ना। इस पॉइंट को थोड़ा साइड में लेकर आए, जरा चेक करो, ये पॉइंट इस तरीके से है। इस समय इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या है, vx, और इस समय इसकी वर्टिकल वेलोसिटी क्या है बच्चों, vy। क्योंकि इसके पास ये दोनों कंपोनेंट है, तो अब ये ऑब्जेक्ट कहां जाएगा, आगे या नीचे, या दोनों की बात मानेगा, दोनों की बात मानेगा, तभी तो ये ऐसे जा रहा है। चेक करो ना, ये वाला कंपोनेंट उसको आगे आगे खींच रहा है, ये वाला कंपोनेंट उसको नीचे नीचे खींच रहा है। समझ में आ गया बच्चों। यहां पर आपको दो वेक्टर नजर आ रहे हैं, उन दो वेक्टर के बीच में आपको क्या नजर आ रहा है, एंगल 90 डिग्री। तो वो ऑब्जेक्ट को कुल मिला के इधर खींच रहे होंगे, यानी ये जो v है, ये वाला कंपोनेंट, यही उसकी वेलोसिटी है एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। जिसको नहीं समझ में आ रहा फिर से सुनो। आप लोगों को ये लग रहा होगा कि सर हमने तो खाली हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी थी, वर्टिकल तो दी ही नहीं, हाँ या ना। तो हर समय पार्टिकल के पास सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होनी चाहिए, वर्टिकल आई कहां से। पर भैया जरा चेक करो, उसको ग्रेविटी नीचे भी तो खींच रही है, यानी वो नीचे की तरफ भी वेलोसिटी धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है, हाँ या ना। तो इसका मतलब उसके पास वर्टिकल कंपोनेंट भी है और हॉरिजॉन्टल भी है। स्टार्टिंग में खाली हॉरिजॉन्टल था, तो हमसे वेलोसिटी पूछी गई है एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, तो भैया दोनों कंपोनेंट होंगे उसके पास, और जब दोनों होंगे तो फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी वो बतानी है। अभी आ गया समझ में। तो बच्चों मुझे ये बताओ, हॉरिजॉन्टली अगर मैं बात करूं तो वेलोसिटी क्या है, vx, जो कि u है। चेक कर लो, u ही दी गई थी, हाँ या ना, हाँ या ना। लेकिन बच्चों अगर वर्टिकल की बात की जाए तो वर्टिकल वेलोसिटी vy कैसे निकालोगे। तो v का फॉर्मूला होता है u प्लस at। बोलो हाँ, क्यों लो। वर्टिकल वेलोसिटी वाला कंपोनेंट कैसा है हमको नहीं पता उसकी वैल्यू, हम पर हमें इतना तो पता है v इज इक्वल टू u प्लस at होता है। तो vy इज इक्वल टू u मतलब इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी, और इनिशियली वर्टिकल वेलोसिटी तो ही नहीं, यानी ये हो गया 0 प्लस g एंड t, हाँ या ना।
यानी हमारे पास बच्चों Vy की वैल्यू आ गई GT, Vy आ गया, Vx आ गया। अब बताओ V कैसे निकालोगे? V कैसे निकालोगे? तो मैंने तुम्हें ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में रिजल्टेंट फाइंड करना बताया था ना। तो अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो फॉर्मूला क्या लगेगा? a² + b² + 2ab cos थीटा। पर अगर वो परपेंडिकुलर है तो cos थीटा cos 90 खत्म हो जाएगा। क्या बचेगा? vx² + vy²। हाँ या ना? क्योंकि 2vx vy cos 90 करोगे cos 90 0 हो जाएगा। तो बच्चों v = कितना हो गया जरा चेक करो। vx की वैल्यू क्या हो जाएगी? u² और vy की वैल्यू क्या हो जाएगी? g²t²। ये हमारे पास क्या आ गया? क्या आ गया? वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। कोई दिक्कत? और बच्चों यहीं पर अगर मान लो मैं कहूं कि उसकी डायरेक्शन क्या होगी, मान लो ये थीटा है तो tan थीटा = क्या हो जाएगा? vy/vx। तो थीटा = tan इनवर्स vy/vx और vy की वैल्यू थी gt और vx की वैल्यू है u। तो यहां से आपके पास डायरेक्शन भी आ जाएगी कि एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम वो जाना कहां चाहता है। समझ में आया कि नहीं? मतलब ये दो कंपोनेंट हो गए ना आपके पास। तो वेलोसिटी फाइनल मैग्नीट्यूड उसका क्या होगा? ये रहा। ये भी तो एक वेक्टर ही है ना। उसकी डायरेक्शन क्या होगी? तो डायरेक्शन बताने के लिए हमने इधर से एंगल अज्यूम कर लिया थीटा। तो अगर आप इसका tan थीटा फाइंड करोगे तो जरा चेक करो p/b लगाओगे, इसका ट्रायंगल चेक करो ना। ये ट्रायंगल ऐसा ऐसा बन रहा है, यहां थीटा है। तो इस ट्रायंगल को आप कंप्लीट करो तो इस थीटा के हिसाब से ये p हुआ, ये b हुआ। p की जगह कौन आ रहा है? यहाँ पे ये वाला कंपोनेंट यानी vy और b की जगह vx। वही कर रहा है। नहीं आया समझ में बच्चों? इसी के साथ तुम्हारा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल वाला टॉपिक खत्म होता है और मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूं कि असली क्वेश्चन आते हैं एंगुलर प्रोजेक्टाइल वाले टॉपिक से। मेन टॉपिक वही है, इंपॉर्टेंट है, लेंथी है, बड़ा है, बहुत सारी चीजें उसमें बताने वाली, पर वो तभी समझ में आएगा जब आपको ये समझ में आएगा। अगर आज ये घर जाके तुमने अच्छे से लिखा, पढ़ा, डायग्राम बनाया या न्यूमेरिकल नहीं करे तो नेक्स्ट क्लास में जो भी मैं पढ़ाऊंगा वो तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा। समझ में आ गया? आज वाला क्लियर है? तो ये सारी चीजें लिख के याद कर लेना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।